नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विक्रांत और आज हम सुनेंगे गुनाहों का देवता का नवा अध्याय। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी किसी को ऐसे देखा है कि देखते देखते भीतर कुछ टूट गया हो? कोई दर्द नहीं, कोई कारण नहीं, बस ही एक नजर और सब कुछ बदल गया। आज इस अध्याय में चंद्र की एक ऐसी नजर है जो सुधा ने देखी और जो देखकर सुधा कांप उठी, क्योंकि वो नजर उसने पहले कभी नहीं देखी थी और जो आज दिखी उसका नाम वो नहीं जानती थी। तो चलिए, बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंद्र आया तो देखा बाहर के आंगन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थीं, किसी विषय पर मंत्रणा हो रही थी। चंद्र के पास पहुंचते ही फौरन दोनों चुप हो गए और बुआ जी ने चंद्र की ओर सशंकित नेत्रों से देखा। ओ चंद्र, बैठो, डॉक्टर शुक्ला बोले। चंद्र बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया। हाँ, बात करूं, डॉक्टर शुक्ला बुआ जी से बोले। अरे, ये तो घर के ही आदमी हैं। इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंद्र हैं, हमारे शिष्य। बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, भैया बैठो, बुआ जी बोली। तुम एक दिन बीए में पढ़ते हो सुधा के संग? नहीं, मैं रिसर्च कर रहा हूं। वाह, बहुत खुशी भाई। बुआ जी ने डॉक्टर शुक्ला की ओर देखा और फिर बड़े सहज भाव से बोली, तो सुकुल, फिर यही ठीक हुई, बिंती का ब्याह टाल देव, और अगर यही लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटाए देव। अब अच्छा नहीं लागत। ठई सी बिटिया, सोनी मांग लिया, छर्रावा करते इधर उधर। चंद्र चुपचाप बैठा था। उसने सुना, लेकिन मानो सुना नहीं। हाँ, ये तो ठीक है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफी है, वरना फिर हमारी जाति में लड़के ही नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो, घर वाले कुछ ऐतराज तो नहीं करेंगे? लड़का हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे, तो घर वालन से क्या करें? बुआ जी बोली। काहे तो को, लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है। ना सास का डर, ना ननद की घुसपैठ। हम पत्री मंगवाए देते हैं, मिलवाए लो। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिंती के बारे में क्या कहते हो? अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हम, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही इन जूते पिटे बनक्कू से कह दियो, आए के कल से हमारी छाती पर मूंग दलत है। बुआ जी ने चंद्र की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंद्र चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा चंद्र, तो वो एकदम चौंक गया, जाने किस दुनिया से लौट आया। अरे, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो। एक फीकी हंसी हंसकर चंद्र ने कहा, तुम मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के? मार्च खत्म हो रहा है, पूरा अप्रैल टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंद्र ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं, फिर अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवाय थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंद्र ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं ना? महाराजन है, डॉक्टर साहब बोले। सुधा के नाम पर चंद्र चौंक गया। हाँ, अभी वो सुधा के ही बारे में तो सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? उसने याद करने की कोशिश की, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था। सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंद्र ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वहीं गई है, बिंती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए? अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, अब दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी, उसके भी सिर में दर्द था तो चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है, डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलके पड़ते थे। चंद्र ने कुछ नहीं कहा। कहां तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में,
अब उसकी बुआ ने बताया, जन्मपत्री दी है, मिलवा लूं, फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का दिखाऊंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फौरिग हैं। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वरों में बोले। चंद्र चुप रहा। रुको, एक पल के लिए रुको। अभी जो हुआ, डॉक्टर शुक्ला ने कहा, जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। और चंद्र चुप रहा। लेकिन यह चुप्पी, यह कोई साधारण चुप्पी नहीं थी। ये वो चुप्पी थी जो तब होती है जब कुछ कहना हो और कुछ कहा ना जा सके, जब भीतर कुछ हो और बाहर कुछ ना दिखे। यह चुप्पी इस कहानी की सबसे बड़ी चुप्पी है, और आगे जो होगा वो इसी चुप्पी से जन्म लेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शुक्ला बोले, अरे वो बिनती को देखा तुमने? हाँ, वही ना जिसे डांट रही थी वो उस दिन। हाँ वही, उसके ससुर आए हुए हैं। उनसे कहना है कि अब शादी अघनपूस के लिए टाल दें, पहले सुधा की हो जाए। वो बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंद्र भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वो अभागा पलंग उनके उदर के लिए ही नाकाफी था। वो चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल की कुर्सी पर बैठ गए। कहीं दुबे जी, जलपान किया आपने? पलंग चरमराई। उस विशाल मांसपिंड में एक भूकंप आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बचीं। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, सब आपकी कृपा है। खूब थक कर मिष्ठान पाया, अब जरा शरबत उर्बत कुछ मिले तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत हुए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी, बाप रे, 2.5 मन की लाश, कम से कम मशक भर शरबत तो नीचे नहीं है। चंद्र को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं हर्ष या उल्लास की रेखा तक नहीं आई। चंद्र मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ जी एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांप कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ ना खा सकेंगे। आप बहुत सत्कार किए, हम यहीं से छक गए। आपको देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भाई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो। और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और बिहार शाहजी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। यह तो भगवान ने ऐसा जोड़ मिलाया है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तन कॉलेज में प्रोफेसर, और उधर हमारा साला लौका केयर मामा जॉन है, तन डाकघर में मुंशी हैं। आपकी कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंद्र मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि गर्मियों में रखकर झाड़ों में रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे, बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे। लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वो इस शर्त पर राजी हुए कि अघन तक हर 30 त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 12 रुपए नजर आना जाएगा, और अघन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जेठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी। और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज जाएंगे तो उनका रोचन एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया
तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में लटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आ गया देव, हम चलें। अब यही रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी जेब से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ा तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर शुक्ला को दे दिया। चंद्र, एक तांगा कर दो, हम दुबे जी को छोड़ आए। जब वे लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ सामान निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे गए हैं तुम्हारे समधी जी। लड़की को 5 का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठी। ना गहना ना गुड़िया, ब्याह पक्का कर गए कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना रुपया और कपड़ा सब लीला को तैयार, और देत के दाएं पेट पिलाता है, जूते पिटे जा। अरे राम, चाहे तो जमदूत की लाश की ना बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन को खिलाए। चंद्र हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, आती बिनती, पता ना है, और वो तुर्कन मलिच्छन के यहां कुछ खा पी ली तो फिर हमरे ही यहां गुजारा नहीं। बड़ी आजाद हो गई है। सुधा की सहपाठी के संग आने देव, आज हम भद्रा उतारती थी। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंद्र को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ जी ने एक गिलास पानी दिया और बोली, बैठकर पियो बेटा, बैठकर। कुछ खाएगा नहीं? नहीं बुआ जी। बुआ जी बैठकर हंसिए से कटहल छीलने लगी और चंद्र पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बातें करती हैं तो आखिर बिनती से इतनी कटु क्यों है? इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंद्र ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतारकर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काटते हैं। चल हट, पहले नहाओ जाकर। कुछ खाए तो ना रही हो, इतनी देर कहां घूमती रही हो? हम खूब अच्छी तरह जानत हैं तू, हम नाक कट के रहबो। पथुरियन के ढंग सीखी है। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंद्र क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में बिनती अकेली पलंग पर पड़ी थी, औंधे मुंह तकिए में मुंह छिपाए। चंद्र को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए, जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंद्र को बहुत ममता लग रही थी इस अभागिन के लिए। वो सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में, एक बचपन से ही। कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है, और दूसरी प्रताड़ना और अपमान में, और वह भी अपनी ही सगी मां से, जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है अपनी लड़की को छोड़कर। वो कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा कि आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है ये तो ससुर को देखकर ही मालूम हो जाता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसे पड़ी हो? और उसने चंद्र की ओर देखा। अच्छा तुम हो चंद्र? बिनती उठो उठो। सुधा ने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती, जो अभी तक औंधी पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। सुधा ने चंद्र की ओर देखा। क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती और जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंद्र से कहा, कुछ तुमने कहा होगा। 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए। घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बता देते हैं चंद्र, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि अब तुम इस बेचारी पर भी रोब झाड़ने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। अरे तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूंगा बिनती को कुछ? चंद्र बोला। बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली। क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं? चंद्र हंस पड़ा। सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ना ऐसे निभे ना वैसे निभे, ये सब कुछ हम नहीं जानते।
क्यों रो रही है वो? सुधा ने धमकी के स्वर में पूछा। बुआ जी ने कुछ कहा था, चंद्र बोला। अरे तो उसके लिए क्या रोना? इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है हंसकर टाल दिया कर। चल उठ, हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिंती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू, सुधा बोली। अभी ठीक करते हैं तुझे ना चंद्र, पकड़ो तो इसका हाथ। चंद्र चुप रहा। नहीं, उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंद्र का हाथ पकड़कर बिंती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंद्र ने अपना हाथ खींच लिया। वो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? सुधा ने फिर बिंती की गर्दन गुदगुदा कर कहा। अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कि कहीं वो भी मोटे ना हो। बिंती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो, ये तो हंस पड़ी, अब रोगी ही। सुधा ने फिर गुदगुदाना शुरू किया। बिनती पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूं नहाने। बिनती पल्ले से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदन छू लिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। और फिर सुधा ने बताया, ऐ चंद्र, वो गेसू का छोटा भाई है ना, हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मीजान से बोला, मेरा मुंह झूठा हो गया। चंद्र हंसा। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मजे के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिंती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें, बेचारे घबरा गए। फूल ना बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है, और बिंती और फूल का खूब जोड़ मिला, दोनों खूब गाती हैं। बिंती गाती भी है? चंद्र ने पूछा। हमने तो बस रोते ही देखा इसे। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? हम बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा। अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ, 3 गाय खरीद लिए। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत खराब हुई तब हमारा इम्तिहान। बड़े बड़े मक्खी मारोगे और अब हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था, कुछ कठिनाइयां थीं, सो पिछले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी। अब बस दोहराना है। लेकिन बिंती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब चलें हम? अरे बैठो, फिर जाने कई दिन बाद आओगे। आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिंती के ससुर को देखा था? हाँ, देखा था। चंद्र उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे। तो बिंती की नानद से तुम्हारा ब्याह करवा दें? सुधा बोली। करोगे? लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंद्र को याद आ गया, अभी बुआ जी ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था, या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंद्र? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंद्र का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। और फिर चंद्र ने सुधा की ओर देखा, एक फीकी हंसी हंसकर, और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। एक तक, रुको, ये जो हो रहा है, ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा पल है। ये नजर आज पहली बार थी। सुधा ने इस नजर को कभी नहीं देखा था। सुधा चंद्र की निगाह से सहम गई। चंद्र की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सूनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज, एक जाने कैसी पिघलती हुई उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंद्र सुधा को एक तक देखता जा रहा था। अब पलक। सुधा को जाने कैसा लगा। यह अपना चंद्र तो नहीं, यह अपने चंद्र की निगाह तो नहीं है। चंद्र तो ऐसी निगाह से, इस तरह अब पलक, सुधा को कभी नहीं दिखता था। नहीं, यह चंद्र की निगाह तो नहीं। इस
निगाह में ना शरारत है, ना डांट, ना दुलार और ना करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंद्र में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसे डर लगने लगा, जैसे वो कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंद्र है जो उसे इस तरह देख रहा है। यह कोई परिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को चंद्र। सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंद्र। और जब उसका कुछ बस ना चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गर्म गर्म बूंद आकर पड़ी और चंद्र चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अभी भी कांप रही थी। चंद्र की आवाज में अभी भी वो मुलायमियत पूरी तरह नहीं आ पाई थी। वो पानी लाने के लिए उठी। नहीं नहीं, अच्छा तुम कहीं जाओ मत, तुम बैठो यहीं। और चंद्र ने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने दोनों हाथों से दबा ली। सुधा। क्यों? चंद्र बोला, लेकिन लगता था वो आवाज चंद्र की नहीं थी। ना जाने कहां से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? सुधा ने आवाज दी। बिनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से। और जैसे चंद्र पहले जैसा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बता रही थी? हम पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था। सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर कहा। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूं। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था। उसने हंसकर कहा। चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है जरूर से। सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आ गई थी। लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बिनती, जरा वो पेन बाम ले आओ। सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई। बिनती, तू जरा लगा दे इनके माथे पर। बिनती आगे बढ़ी, लेकिन हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है अभी, काट के गाड़ देंगे। मुटकी कहीं की, खाकर मुटाई है। जरा सा काम नहीं होता तुझसे? हम। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंद्र ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिनती पेन बाम लेकर चली गई। सुधा ने हाथ बढ़ाया तो चंद्र ने डांटा, सीधे से बैठो। सुधा चुपचाप बैठ गई। अब बताओ क्या बात कर रही थी? बिनती के ब्याह की। उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ते हैं। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतना चिढ़ती है। वो तो चाहती हैं किसी तरह बोझ टले सिर से, लेकिन चंद्र, ये बिनती बड़ी खुश है। ये तो चाहती है किसी तरह जल्दी ब्याह हो। अच्छा, ये खुद ब्याह करना चाहती है? चंद्र ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही है। और पापा तो कह रहे थे अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा इसे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो ना अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंद्र हंसकर बोला। वो पूर्णतः शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवाय चुहल के और कुछ भी नहीं था। मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कौतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा, और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा? सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। हाँ, नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूं। चंद्र उसे विश्वास दिलाते हुए बोला, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। अरे चाल, सुधा हंसते हुए बोली, ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाए तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा। इस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दे। चंद्र ने बात बदल कर कहा। पता नहीं क्यों
इस विषय की बात के चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? अरे नहीं जी, वो बरेली का समाजवादी लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था उस झगड़े का सारा किस्सा? हाँ हाँ, बताया था। उसे जरूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है? चंद्र जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है, और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आइए। लिख दिया। चंद्र ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंद्र, हम भी समाजवादी पार्टी के सदस्य होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई है, चंद्र बोला। तुम क्या समझ रही हो समाजवादी पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वह। ये मत करना कि समाजवादी पार्टी में जाओ और लौट कर आओ। तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहां चाय पानी मिलेगा, वहां तो सब लोग लेक्चर देते हैं। हम कोई बेवकूफ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही ना चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे खत्म है और सिनेमा देखना है जरा, चंद्र ने बहुत दुलार से कहा। हाँ जरूर देंगे, मतलब ही कहीं के, सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना, तो तुम और लड़कियों में से थोड़ी हो, तुम तो हमारी सुधा हो। सुधा, महान। सुधा पिघल गई। अच्छा, कितने लोगे? अपनी जेब में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ हाँ, आज जरा सोच रहे हैं कि पम्मी के यहां जाए, तब सेकंड शो हो जाए। पम्मी रानी के यहां जाओगे? सुधा ने छेड़ा। समझ गए, तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? ओहो, तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है। चंद्र हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाते जाओ और गाड़ी लेते जाओ। मंगाओ, चंद्र ने पलंग पर पांव फैलाते हुए कहा। खाना आ गया। और जब तक चंद्र खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। दोस्तों रुको, बस एक पल के लिए, क्योंकि जो अभी हुआ वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। चंद्र ने सुधा को एक नजर से देखा और सुधा कांप उठी। वो नजर जिसमें न शरारत थी, न डांट, न दुलार, न करुणा। उस नजर में क्या था? उस नजर को न सुधा समझ पाई, न चंद्र खुद समझ पाया। लेकिन वो नजर, दोस्तों, वो नजर इस पूरी कहानी की नींव है, क्योंकि यही वो पल था जब चंद्र को पहली बार खुद नहीं पता था कि उसके भीतर क्या हो रहा है। जब सुधा के ब्याह की बात पर उसकी नस नस टूटी, और जब वो एक तक सुधा को देखता रहा तो उस नजर में जो था वो प्यार था, लेकिन एक ऐसा प्यार जिसका कोई नाम नहीं था, जो कहा नहीं जा सकता था, जो होना नहीं चाहिए था। और इसीलिए यह कहानी गुनाहों का देवता है। तो दोस्तों, अगर आज की यह नजर आपको भी लगी, अगर चंद्र का वो दर्द जो वो खुद नहीं समझ पाया आपको महसूस हुआ, अगर सुधा की वो कांपती आवाज चंद्र आपके दिल तक पहुंची, तो यह कहानी आपकी है। और अगला अध्याय वो मोड़ लाएगा जब यह अनकही बात और ज्यादा अनकही नहीं रह पाएगी, जब दो दिल जो एक दूसरे के इतने पास हैं, इतने दूर महसूस करेंगे, और उस दूरी में जो दर्द होगा वो पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। लाइक जरूर कीजिएगा ताकि यह आवाज और लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए उस खास इंसान के साथ जिसे अच्छी कहानियां पसंद हो, और सब्सक्राइब इसलिए कि जब अगली बार विक्रांत कहे नमस्कार, आप वहां हो। मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।